कलम से जो तहरीरें लिखने थी वो सीने पर गोलियां झेल कर लिख रहे हैं। ये नेपाल के वो युवा हैं जो खामोशी से नहीं लहू से इंकलाब की तकरीर लिख रहे हैं। नेपाल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो जनरेशन जी है उनके जो प्रोटेस्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल अपहेवल थी उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया नेपाल के अंदर। केपी शर्मा ओली गायब हो गया, पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया। नेपाल की पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, प्रधानमंत्री ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इस आंदोलन की शुरुआत एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई थी, लेकिन अब ये गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल में सत्ता करप्शन में लिप्त थी और इसलिए उन्होंने इस सत्ता को उखाड़ फेंका है। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचार। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने निकल के आ रही है। इस समय नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी जेनजियों के द्वारा। वजह क्या है? वजह ये है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अचानक से बिना बताए कोई इन्फॉर्मेशन दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब जो है वो बैन कर दिए। इनका कहना है कि अगर यहाँ पे सोशल मीडिया चलना है तो इनके एक ऑफिस बनाया जाए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। ये वजह इसलिए की गई बैन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट और साइबर क्राइम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा नेपाल के अंदर हो रहे थे और इसी को देख करके सारी युवा पीढ़ी यानी कि जेनजी जो है वो रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए, राष्ट्रपति भवन पे आग लगा रहे हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा इस वजह से। कह रहे हम इनको प्रधानमंत्री ही नहीं मानते हैं। सारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते। के अलावा ये तस्वीरें देख लीजिए, पूर्व राष्ट्रपति देउब्बा के साथ भी मारपीट की गई। इसके अलावा विदेश मंत्री आरजू राणा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगी, इनके साथ भी मारपीट की गई है। यानी कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो जहां मंत्री आया, पूर्व मंत्री आया, पूर्व प्रधानमंत्री आया, वो सब के सब मारपीट के शिकार हुए। दरअसल सब कुछ 4 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, जब नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन नहीं कर रही थी, साथ ही फेक अकाउंट्स, अफवाहों और साइबर अपराधों में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा था। लेकिन जनता, खासकर युवाओं ने इस कदम को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने ये बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैंने जब 5-6 साल पहले ये बात बोली थी कि पूरी की पूरी नेपाल की सरकार, ये जो लेडी है एम्बेसडर, ये मैनेज करती है, हैंडल करती है, इसने फंसा रखा है केपी शर्मा ओली को, तब लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आप, मैं ठीक कह सकता हूं। ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था। ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने समय दिया था सबको कि तुम रजिस्टर करो। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। इस हिंसा में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी और कई गंभीर रूप से घायल युवाओं की हालत नाजुक बनी रही। ये खबर जैसे ही फैली, गुस्सा और तेज हो गया। लोग इसे सरकार की नाकामी और जनता की आवाज दबाने की कोशिश मानने लगे। नेपाल सरकार के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक और बढ़ते प्रदर्शन को रोकना जरूरी था, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। नेट की नहीं रह गई थी। ये भ्रष्टाचार
पारदर्शिता और लोकतंत्र की थी। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे और प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए। सरकार ने हालात संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट की स्पीड कम की और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई, लेकिन आंदोलन रुकने की बजाय और फैलता रह गया। धीरे धीरे ये गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा आंदोलन बन गया। आखिरकार दबाव इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ट्रेंडिंग करी गई जेनजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता यार। इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेनजी नेपाल में, यही जेनजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है। ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेनजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो। उसे चला आ रहा भ्रष्टाचार भी बड़ी वजह थी। नेपाल की युवा मानते हैं कि अगर सरकार उनके लिए नौकरियों का इंतजाम नहीं कर सकती, अगर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर जनता की आवाज दबाई जाती है, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? यही सोच आज काठमांडू की सड़कों पर साफ दिखाई दी। वहीं इस आंदोलन ने यह भी साबित कर दिया कि आज की पीढ़ी यानी जेन जी अब चुप बैठने वाली नहीं है। वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं और सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। और इसमें भी आप देखें कि ये जो अब जो जेन जी है जो है, उनके आप प्रोटेस्ट देखें और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी करप्शन होती है इस मुल्क के अंदर, मिसमैनेजमेंट है, ये पॉलिटिकल एलीट ने कब्जे किए हैं, ठीक है, इन्होंने गोलियां चलाई, बंदे मारे गए हैं, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी मुल्क में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। खूब लाठी चली, फायरिंग हवा में हुई, टीयर गैस, किसी तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं? साहब बात यह नहीं है कि आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर ली। इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। बड़े बड़े लोग जो भारत के महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही। राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा खान को निपटा दिया। सारी की सारी चीजें चल रही है ना, और ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ एशिया में चल रही हैं लगभग। ये सरकार पलट भारत में कोशिश नहीं करी थी इन लोगों ने। शाहीन बाग क्या था भाई? नेपाल के प्रधानमंत्री को अपना दिया हुआ जो स्टेटमेंट है सोशल मीडिया बैन का, वो आखिरकार वापस लेना ही पड़ा। सिलसिला काफी लंबा है कि कई दिनों से, 2 दिनों से जो है नेपाल के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी जेनजी के द्वारा, युवा पीढ़ी के द्वारा प्रदर्शन पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तोड़ फोड़, सारे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, नेपाल के सबके ऊपर जो है हमला किया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने अब वहाँ की पुलिस फोर्स को भी जो है इन्होंने परमिशन दे दी कि जो है गन आप फायरिंग चलाइए अब इनके ऊपर, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना भयंकर हो गया था कि पूछने को नहीं। वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो पत्थरबारी, गोलीबारी, राष्ट्रपति भवन के बाहर आग लगा रही है, इतने प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ तक कि 21 से लेकर 30 लोग जो है प्रोटेस्ट में मारे भी जा चुके हैं। लेकिन आखिरकार रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री को ये सोशल मीडिया बैन का जो स्टेटमेंट है, जो इन्होंने रूल बनाया है, वो वापस लेना पड़ा। सिंपल सी बात थी, इनका कहना था कि नेपाल के अंदर आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए। जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फेक अकाउंट्स बन रहे थे।
साइबर क्राइम्स हो रहे थे, काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो नेपाल के अंदर हो रही थी। उनका सिंपल सा कहना था यहाँ पे इनके ऑफिस बनाइए और रजिस्ट्रेशन कराया जाए हर एक चीज का, तभी जो है सोशल मीडिया यहाँ पर चलेगा। उन्होंने बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए सारे सोशल मीडिया जो है ये बैन कर दिए, जिसकी वजह से जो है ये प्रोटेस्ट जो है सड़कों पे आ उतरा और इन्हीं को ये प्रोटेस्ट जो है वो काफी भारी पड़ गया। इनको आखिरकार जो है अपना इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ की आवाम का कहना है कि हम इनको प्रधानमंत्री ही नहीं मानते। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।